Ghost. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? आप लोग प्लीज अपने माइक्स अनम्यूट करो. And to be prepared for the previous lecture, आप लोगों को पढ़ाया था composition of composites. So what are composites composed of? Hello? Can you hear me all? Yes, अभी आप लोग काइंडली चैट में लिख के नहीं बताओ. मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसे क्वेश्चन पूछूं वो जवाब दे. आप लोगों को अनम्यूट करा दिए. तो ख्वाजा इब्राहिम raised hand are coupling agents. अनम सिद्दीकी. Yes, ma'am. What are coupling agents? Ma'am, coupling agent is a mixture of two or more components. और इसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स रेजिन फिलर पार्टिकल्स और कपलिंग एजेंट. And what do coupling agents do? Coupling agent binds the filler particles with the matrix resin. ठीक है.
सैयद उमैद, सेकंड ईयर, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? सो रहे हो? Go ahead, hand to kitchen. यस आमना, आमना, तहरीम, Yes, ma'am. रमजा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिलर्स कौन सी टाइप्स के यूज होते हैं? मैम फिलर्स जो है वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, BCM में, UDM में, TEGDM में। These are not fillers, these are resin. ये रेजिन मैट्रिक्स के आप कंपोनेंट्स बता रही हो। बिस जीएम में, टेक डीएम में और यूडीएम में ये रेजिन मैट्रिक्स में होते हैं। फिलर्स आप लोगों को बताया था, क्वार्ट्ज है, कोलाइडल सिलिका है या मेटल्स हैं? मैम क्वार्ट्ज, लाइडल सिलिका और मैट्रिक्स। यस मैम। सीम्स लाइक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। सिद्रा नवाब, यस मैम। जी मैम। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैम हमने कंपोजिशन पढ़ी थी, इसमें हमने फिलर्स पढ़े थे, मैट्रिक्स पढ़े थे और मैम इनिशिएटर एक्टिवेटर सिस्टम पढ़े थे जो इसकी कंपोजिशन में इंक्लूड थे। और इनिशिएटर कौन सा यूज होता है? मैम मैं बताऊं? नाम बताओ। मैम बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक, और एम्फरक्विनोन क्या है? मैम Okay, nobody knows. I am starting today's lecture और आप लोगों के माइक्स अनम्यूट ही हैं। जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आए, you can stop being there. बिकॉज एक स्लाइड पे आप लोगों को समझ नहीं आता तो फिर पूरे लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आगे आगे आपको समझ नहीं आएगा। जहाँ पे समझ नहीं आया, यू वांट टू स्टॉप मी, डू स्टॉप मी। एंड समिंग अप द लास्ट लेक्चर में मैं कॉम्पोजिशन पढ़ी थी कॉम्पोजिट्स की। कॉम्पोजिट्स आर एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री फॉर एस्थेटिक appearance. They are composed of two components which are not dissolved in each other. That is, जब हम उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स ऐड किए हुए होते हैं, they have their distinct phases that can be distinguished. Composition of composites में हमने पढ़ा था 3 major components और 3 minor components. Major components में था resin matrix जिसके अंदर ऐड किए हुए थे फिलर्स, और फिलर्स और रेजिन को कनेक्ट किया हुआ था, जोड़ा हुआ था, बाइंड किया हुआ था कपलिंग एजेंट में। ऑर्गेनोसाइलेन कपलिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन कंपोजिट्स। फिलर्स में क्वार्ट्ज है, कोलाइडल सिलिका है और हैवी मेटल्स हैं। रेजिन मैट्रिक्स में यूडीएम में, बिसजीएम में और टेकडीएम में। और माइनर कंपोनेंट्स में हमारे पास एक्टिवेटर इनिशिएटर्स हैं। एक्टिवेटर इज टर्शरी अमाइन और इनिशिएटर इज बेंजाइल पेरोक्साइड। बेसिकली एक्टिवेटर एक्टिवेट करता है इनिशिएटर को बाय रिएक्टिंग विद इट, यानी कि टर्शरी अमाइन रिएक्ट करता है बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ और फ्री रेडिकल निकलता है। दैट फ्री रेडिकल इनिशिएट्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड, एंड अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। डिफरेंट मोनोमर्स की एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है तो हमारे पास पॉलीमर आता है।
This is all polymerization reaction. So coming up to the next thing, आगे हमने पढ़ा था, हाँ भी नहीं, अभी पिछला रिवाइज है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑप्टिकल मॉडिफायर्स. ऑप्टिकल मॉडिफायर्स आर बेसिकली एडेड, उसमें हम ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ऐसी ओपेक चीज़ें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से रेस्टोरेशन बाद में रेडियोग्राफ में हमें ओपेक नज़र आती है. फॉर एग्जांपल बेरियम सॉल्ट्स प्लस ओपेसिफायर्स में ऐसे एजेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट शेड्स ऑफ कंपोजिट अचीव कर लेते हैं. माइनर में एक्टिवेटर इनिशिएटर आ गया, ऑप्टिकल मॉडिफायर्स आ गया. There was one last thing, coloring agents or pigments. स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की इसलिए नहीं आ रही, अभी मैं शेयर करने लगी हूँ. अभी हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर रहे थे. Second year, you can stop me wherever you do not understand. Starting with today's lecture, आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स. अब कंपोजिट्स बहुत तरह के हैं और डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किए हुए हैं. एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट्स भी हम पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे. Coming to the classification, composites are classified on 5 bases according to the type of monomer used. टाइप ऑफ मोनोमर में क्या है? टाइप ऑफ मोनोमर में रेजिन में जो मोनोमर्स यूज हुए हैं, बिस डीएमए, टेक डीएमए या यूडीएमए. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मोनोमर यूज्ड, अकॉर्डिंग टू द फिलर साइज, अकॉर्डिंग टू द फिलर कंटेंट, अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ एक्टिवेशन. मोड्स ऑफ एक्टिवेशन में ये कि इधर इट इज केमिकली क्योर्ड और इट इज लाइट क्योर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी. This is the history of composites from 1950 to 2010. किस किस ईयर में कौन कौन सी तरह के कंपोजिट्स आए, ये हिस्ट्री आप लोगों को बाद में समझ आएगी जब आप लोग इनकी सारी टाइप्स पढ़ लोगे कि कौन सी टाइप किस ईयर में इवॉल्व हुई. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि 1950 से 1960s के दरमियान में ये डेवलप हुए थे. बेसिकली 1960s के बाद मैक्रोफिल सेल्फ क्यूर्ड कंपोजिट्स बनाए गए, उसके बाद एसिड एचिंग एंड एनामल बॉन्डिंग वाले बनाए गए, एंड सो ऑन. ओके, बेस्ड ऑन द फिलर साइज it is divided into 4 types. Number 1, conventional और मैक्रोफिल्ड. इसमें फिलर के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होंगे, दैट इज 8 to 12 माइक्रोमीटर साइज होगा. देन इज स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें 1 to 5 माइक्रोमीटर साइज होगा. देन इज माइक्रोफिल्ड, इसमें 0.04 to 0.4 साइज होगा. एंड देन इज हाइब्रिड. हाइब्रिड में मिक्सचर होगा माइक्रोफिल्ड का और ऐसे फिलर्स का जिनका साइज नैनोमीटर्स में होगा, उनको हम नैनोफिल भी कहते हैं. ये डिफरेंट बेसिस पे जो क्लासिफाई किए हुए कंपोजिट्स वो सारे एक साथ लिखे हुए हैं. ट्रेडिशनल कंपोजिट, दैट इज कन्वेंशनल कंपोजिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोफिल्ड, जिसमें बहुत बड़े बड़े साइज होते हैं, 1 to 50 माइक्रोमीटर ग्लास होगा. देन इज हाइब्रिड. हाइब्रिड में 1 to 20 माइक्रोमीटर है. दीज आर द साइजेस. देन हाइब्रिड मिनी फिल है, स्मॉलर है. देन इज पैकेबल, फ्लोएबल, होमोजेनस माइक्रोफिल, हेट्रोजेनस माइक्रोफिल. You need to memorize the clinical uses of all these types. जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे फिलर के, वो जिस कंपोजिट में होंगे उसको हम हाई स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में यूज कर सकते हैं. हाइब्रिड जो होंगे हम ऐसी जगहों पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें पॉलिशिंग बहुत अच्छी चाहिए. फॉर एग्जांपल इंटीरियर्स में,
हाइब्रिड मिडी फिल जो होंगे, जिसमें हाइब्रिड तो होगा, मिक्सचर तो होगा, लेकिन उसमें स्मॉलर फिलर साइज पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, दैट इज़ वो भी हाई स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में हम यूज़ करेंगे, क्लास 3 में, क्लास 4 में, जहाँ पे हमें पॉलिशेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए होगी. Then is hybrid mini-fill. It is used in moderate stress bearing areas that require optimal polishability. तो marked polishability चाहिए होगी. Then is packable. अब packable, ये packable में filler का content बहुत कम होगा. filler का मैंने आप लोगों को बताया था, filler का content जैसे जैसे हम increase करते जाते हैं उसकी viscosity क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है? Okay, so you all are muted. You can type in the chat. Anyone filler का जैसे जैसे हम कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे उसकी विस्कोसिटी, यस फिलर का कंटेंट इंक्रीज करने से उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और फिलर का कंटेंट अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी. सो पैकेबल हाइब्रिड में, हाइब्रिड का ये मतलब है कि उसमें फिलर कंटेंट डिफरेंट साइजेस के होंगे, और पैकेबल का मतलब है कि फिलर का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो इतना थिक है कि इट इज़ called packable. It is used in situations where improved condensability is needed. जहाँ पे बहुत कंडेंस थिक फिलिंग्स चाहिए होंगी वहाँ पे हम पैकेबल यूज़ करेंगे जिसमें फिलर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा. देन इज़ फ्लोएबल. फ्लोएबल में फिलर का कंटेंट कम होगा. फिलर का कंटेंट कम होगा तो वो बहुत, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, दैट इज़ वो फ्लोएबल होगा, सो उसको हम कहेंगे फ्लोएबल कंपोजिट. और फ्लोएबल हाइब्रिड का मतलब ये है, फ्लोएबल इज कि कंटेंट कम होगा फिलर्स का, हाइब्रिड इज जितने फिलर्स होंगे वो मिक्सचर होगा साइजेस का, कुछ माइक्रोफिल्ड होंगे कुछ मैक्रोफिल होंगे, दैट विल बी अ मिक्सचर. And flowable composites are used at places, at situations where we need improved flow, और द एरियाज जहाँ पे हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, या पिट एंड फिशर सीलेंट्स में जहाँ पे हमें एक फ्लूइड रेस्टोरेशन चाहिए जो सारे एरियाज को कवर कर दे. देन इज होमोजेनस माइक्रोफिल. इट इज एक तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे. It is used in low stress and subgingival areas that require a high luster and polish. Then is heterogeneous microfill. हेट्रोजेनस माइक्रोफिल में माइक्रोफिल्स तो होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होंगे वो, मतलब डिफरेंट, कुछ क्वार्ट्ज होंगे, कुछ कोलॉइडल सिलिका होंगे, कुछ हैवी मेटल्स होंगे, लेकिन सारे छोटे साइज में होंगे. सो दैट इज हेट्रोजेनस माइक्रोफिल and they are used in low stress and subgingival areas where reduced shrinkage is essential. आप लोगों को एक डिसएडवांटेज बताया था कंपोजिट्स का, एक डिसएडवांटेज ये कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद इट कैन अंडरगो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का मतलब ये है कि वो कंपोजिट की फिलिंग श्रिंक कर जाएगी. वो श्रिंक कर जाएगी तो कैविटी वॉल और कंपोजिट की रेस्टोरेशन के दरमियान में स्पेस आ जाएगी. उस स्पेस की वजह से माइक्रो लीकेज होगी फ्लूइड्स की. माइक्रो लीकेज की वजह से रिकरेंट केरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. So this is the detail of the types which are classified according to the filler size. First is macrofilled. Macrofilled में filler जो use होता है that is quartz, and this filler is finely ground amorphous silica and quartz. It has 70 to 80% by weight and 60 to 70% by volume of the macrofilled particles. In the clinical considerations, macrofilled composites are used at places जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ सर्फेसिस नहीं चाहिए हो. आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर फिलर के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो उसकी सरफेस बहुत रफ होगी, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस आर रफर सरफेस ड्यूरिंग द एब्रेसिव वेयर.
तो हम इनको ऐसी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर, जहाँ पे हमें बहुत एक्स्ट्रा स्मूथनेस की ज़रूरत नहीं होगी. फिनिशिंग ऑफ रेस्टोरेशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ रफेंड सरफेस. एट टाइम्स फिनिशिंग करते हैं, लेकिन फिनिशिंग से भी एक हाइब्रिड लेयर से ऊपर बन जाती है, स्फेयर लेयर ऊपर बन जाती है, एंड द सरफेस इज काइंड ऑफ रफेंड. It tends to discolor over time. It has got poor resistance to occlusal wear and may be used as restoration in stress bearing areas. So macrofield में बहुत बड़े बड़े फिलर पार्टिकल्स हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, वो रफ सरफेस प्रोड्यूस करेंगे विद द पैसेज ऑफ बहुत बड़े बड़े फिलर पार्टिकल्स हैं. तो दैट मीन्स कि वापस में बहुत टाइटली प्लेस्ड नहीं है. दैट मीन्स कि वो फ्लूइड को डिसॉल्व थोड़ा सा करेंगे, और फ्लूइड्स को डिसॉल्व करेंगे तो हर तरह के फ्लूइड्स को करेंगे. तो जो थोड़ी सी डिसोल्यूशन हर तरह के फ्लूइड्स की मैट्रिक्स में हो रही होगी, उसकी वजह से इट कॉजेज डिस्कलरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम. Then is the small particles. It is to improve the surface smoothness and retain or improve the properties of conventional composites. इसमें कन्वेंशनल कंपोजिट्स जो हैं, कन्वेंशनल कौन से हैं, जिसमें मैक्रोफिल्ड पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं फिलर्स के, उसके मुकाबले में इसमें फिलर कंटेंट की लोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी. बिकॉज टेक्निकली आप देखो तो जहाँ पे एक रेजिन मैट्रिक्स है उसके अंदर फिलर्स डाले हुए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फिलर्स प्रेजेंट हैं, तो बड़े बड़े फिलर्स फॉर से बड़े बड़े फिलर्स 5 होंगे तो वो सारी स्पेस ले लेंगे. लेकिन जब अपने छोटे फिलर्स डाले हैं, स्मॉल पार्टिकल्स डाले हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स अगर 5 होंगे तो वो बहुत सारी स्पेसेस बीच में छोड़ देंगे. इसलिए जब साइज छोटा होगा तो उसका कंटेंट वाइस वर्सा इंक्रीज हो जाएगा. Filler used here is amorphous silica or glass. The compressive strength is greater than micro and macro. The small particle fillers हैं ये macro जिसमें बहुत बड़े हैं, और micro जिसमें बहुत छोटा साइज है. उसके दरमियान में इसकी compressive strength है, और compressive strength दोनों से इनफैक्ट बेहतर है. साइज में ये दोनों के दरमियान में आते हैं. Tensile strength is 2 times the micro. छोटे वाले पार्टिकल से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और बड़े वालों से इसकी स्ट्रेंथ 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगी. दे आर ऑल्सो यूज इन हाई स्ट्रेस बेरिंग एरियाज. नेक्स्ट इज माइक्रोफिल्ड. माइक्रोफिल्ड में फिलर यूज इज कोलाइडल सिलिका एंड फिलर साइज इज 0.04 माइक्रोमीटर. Filler loading is 80% by weight and 60% by volume. It can be polished very easily because it has got smoother surface, क्योंकि इसमें filler particles बहुत smaller size के. अब बहुत smaller size के filler particles हैं, बहुत smooth surface है, color इसका already white है, तो it has got closer appearance to the enamel. In the clinical indications or clinical considerations, we have that bond between composite particle and the matrix is relatively weak, making it not suitable for use as stress bearing areas. अब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स यूज़ किए हैं फिलर के, वो बहुत बड़ा पार्टिकल रेजिन के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड कर देगा. ऑल्दो कपलिंग एजेंट ने ही बॉन्ड करना है, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा मेहनत चाहिए बॉन्ड करने के लिए. सो कंपैरेटिवली जहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ माइक्रोफिल्ड कंपोजिट, वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी. स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होने का मतलब है कि हम वो स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में यूज़ नहीं करेंगे. तो आप लोगों को अगर MCQs में ऐसा कोई MCQ आया है, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हैज़ गॉट ट्रॉमा इन द इंटीरियर टूथ, और आप लोगों ने यूज़ करना है कंपोजिट, तो विच कंपोजिट विल यू प्रेफर, माइक्रोफिल्ड, मैक्रोफिल्ड? तो आप मैक्रोफिल्ड को प्रेफर करते हो जहाँ पे हमें बहुत स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए होती, दैट इज़ पोस्टीरियर्स. और मैक्रोफिल्ड कंपोजिट्स की स्ट्रेंथ बेहतर होती है, तो हम पोस्टीरियर्स में स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में यूज़ करेंगे. बट व्हेन देयर इज सम ट्रॉमा इन द इंटीरियर एंड यू नीड टू गेट इट फिल्ड, तो आप इंटीरियर्स के लिए माइक्रोफिल्ड को या हाइब्रिड को प्रेफर करोगे, जहाँ पे एक तो हमें स्मूथ सरफेस मिले, सेकेंडली वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बेरिंग एरिया नहीं है, तो वहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग नहीं चाहिए जो स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके.
So it is indicated in class 3 and class 5 restorations as well. Next is the hybrid composites. Hybrid composites में जो filler use होता है, that is colloidal silica and glass that contains heavy metals. Filler size is 0.4 to 1 micrometer and filler loading का मतलब ये है कि उसमें content कितना होगा, that is 75 to 80% by weight. Physical and mechanical properties range between those of conventional and SPF composites. It is strong and it has got good aesthetics क्योंकि hybrid में दोनों चीज़ें आ जाती हैं. हम पिछले for quite a long time we are studying on this कि हमें दो components हैं A and B. हमें उन दोनों की properties चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें A में हैं वो B में नहीं है और जो B में है वो A में नहीं है. तो हमें जब mixed properties दोनों की properties को avail करना है तो हम दोनों को combine कर देते हैं, A B बना देते हैं. अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं. उसी तरह हाइब्रिड में एज द हाइब्रिड नेम सेज इट्स अ मिक्सचर. इट्स अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैक्रोफिल्ड एंड माइक्रोफिल्ड पार्टिकल्स. तो यहाँ पे हमें एस्थेटिक्स भी अच्छी मिल जाएंगी माइक्रोफिल्ड कंपोजिट्स वाली और हमें स्ट्रेंथ भी अच्छी मिल जाएगी मैक्रोफिल्ड कंपोजिट्स वाली. इट इज इंडिकेटेड फॉर क्लास 3 and 4 restorations and also for class 1, 5 and 2. In fact, it covers all. So, hybrid is indicated for class 1, 2, 3, 4, 5 for all types of cavities because it is hybrid. Strength भी है, aesthetics भी है. Next is nanofills versus nanohybrids. अब nanofills में फिलर पार्टिकल्स नैनोमीटर साइज के होंगे. आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ी हैं 4 टाइप्स फिलर साइज के अकॉर्डिंगली, उसमें मैक्रोफिल्ड थे, उसका साइज भी माइक्रोमीटर में था. फिर स्मॉल पार्टिकल्स थे, वो भी माइक्रोमीटर में था. फिर मिनी फिल्ड थे, वो भी माइक्रोमीटर में था. हाइब्रिड मिक्सचर था उन सब का. अब नैनोफिल्स में फिलर का साइज नैनोमीटर में चला गया. फिलर का साइज और छोटा हो गया. फिलर का साइज छोटा होने का मतलब है कि उसकी लोडिंग इंक्रीज होगी, उसका कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा. अब जितना छोटा फिलर का साइज हो गया उसका मतलब है उसकी सरफेस स्मूथनेस उतनी अच्छी होगी, उसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी. नैनो हाइब्रिड्स का ये मतलब है कि नैनो हाइब्रिड में कुछ नैनोमीटर साइज के हम फिलर्स यूज करेंगे और कुछ कन्वेंशनल फिलर्स यूज करेंगे. और दैट कैन बी माइक्रोफिल्ड, मैक्रोफिल्ड, स्मॉल पार्टिकल्स, एनी. सो नाम से याद रख लो, नैनोफिल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे फिलर पार्टिकल्स का साइज नैनोमीटर में चला गया. फिलर पार्टिकल्स का साइज जितना जितना छोटा होता जाएगा उसकी एस्थेटिक्स उतनी ज़्यादा होती जाएंगी, स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी. नैनो हाइब्रिड्स का मतलब ये है नैनो सेज कि फिलर का साइज नैनोमीटर्स में है और हाइब्रिड का मतलब ये है कि सिर्फ नैनोमीटर में नहीं है, उसमें मैक्रोफिल्ड्स भी हो सकते हैं, माइक्रोफिल्ड भी हो सकते हैं. इट्स अ मिक्सचर. एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक हमने एक बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी है. Anyone please? I will really appreciate if you ask any question. Second year, is everyone with me? Please type in your chat if everyone is with me so I can proceed. अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है based on filler size, that is macrophill, microfill, small particles and hybrid. Tyra hybrid is a mixture जिसमें हम filler particle size mixture में use करते हैं. Okay, repeat. Hybrid composites are those composites जिसमें hybrid fillers use होंगे. हाइब्रिड फिलर्स का क्या मतलब है? हाइब्रिड का वैसे लिटरली मतलब ये होता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. इट इज हाइब्रिड. तो हाइब्रिड का मतलब ये होगा कि उसमें डिफरेंट साइजेस के कंपोजिट्स हम यूज करेंगे
क्योंकि हमने जब स्मॉलर साइज के माइक्रोफिल्म में यूज़ किए तो उसकी स्टैटिक्स अच्छी थी, सरफेस स्मूथ थी, लेकिन स्ट्रेंथ कम थी। जब मैक्रोफिल यूज़ किए उसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी पर साइज छोटा था फिलर का, इसलिए उसकी सरफेस स्मूथनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जहाँ पे हमें स्टैटिक्स भी चाहिए और हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, वहाँ पे हम माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स दोनों को यूज़ कर लेंगे। यानी कि रेजिन के ऊपर कुछ माइक्रोफिल फिलर्स होंगे, कुछ मैक्रोफिल फिलर होंगे, और ये दोनों होंगे जहाँ पे, तो इसका मतलब है कि उस कंपोजिट का नाम क्या है? हाइब्रिड कंपोजिट। इज इट क्लियर ताहिरा? Okay, next is the classification that is based on the modes of activation. I already told you कंपोजिट में बेसिकली होता ही है कि रेजिन के अंदर जो आपके बिस डीएमए, टेक डीएमए और यूडीएमए हैं, ये डिफरेंट तरह के मोनोमर्स हैं। इन मोनोमर्स के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इन मोनोमर्स का आपस में रिएक्शन होता है, रिएक्शन होके सारे मोनोमर्स मिलके क्या बना देते हैं? मोनोमर प्लस मोनोमर इज इक्वल टू पॉलीमर। और इन मोनोमर्स के दरमियान में कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है? दैट इज एडिशन और कंडेंसेशन। हियर वी विल टॉक अबाउट एडिशन, पॉलीमराइजेशन। डिफरेंट मोनोमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन से रिएक्ट होके पॉलीमर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स। बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ एक्टिवेशन हमने कंपोजिट्स को क्लासिफाई किए 3 में। some are chemically cured, some are light cured and some are dual cured. chemically cured वो होंगे जिसके अंदर ही केमिकल्स एडेड होंगे और वो जिस आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और पॉलीमर बना देंगे। लाइट क्योर वो होंगे जिनको रिएक्शन कराने के लिए, पॉलीमराइजेशन कराने के लिए, हार्ड करने के लिए, क्योर करने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। ड्यूअल कोर विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज। सो केमिकल क्योर को सेल्फ क्योर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट हमें नहीं चाहिए होता जो रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। इट कम्स इन 2 पेस्ट। 2 पेस्ट को हम लिक्विड और पेस्ट इसको हम ऐड करते हैं। दोनों पेस्ट को जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो एक में इनिशिएटर होता है, एक में एक्टिवेटर होता है। जब दोनों मिलेंगे तो एक्टिवेटर क्या करता है? इनिशिएट करता है रिएक्शन को। कैसे इनिशिएट करता है? बाय इनिशिएटिंग इनिशिएटर। एक्टिवेटर इज टर्शरी अमाइन। एक पेस्ट में एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा, एक पेस्ट में इनिशिएटर प्रेजेंट होगा। जब दोनों पेस्ट को हम, फॉर एग्जांपल दोनों पेस्ट का जब हम यूज करना है, हमें केमिकली क्योर्ड सेल्फ क्योर्ड कंपोजिट की फिलिंग करनी है, तो जब हम दोनों पेस्ट को मिलाएंगे, उनको मिलाने से उनका आपस में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा? एक पेस्ट में एक्टिवेटर है, दूसरे पेस्ट में इनिशिएटर है। जब दोनों पेस्ट मिलेंगी तो एक्टिवेटर एक्टिवेट कर देगा इनिशिएटर को और इनिशिएटर रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। ये कैसे स्टार्ट करेगा? टर्शरी अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजोइल पेरोक्साइड एंड रिलीजेस अ फ्री रेडिकल. This free radical is responsible for starting the polymerization reaction. So chemically cured self cured composites में 2 phase system है, एक में एक्टिवेटर होगा, एक में इनिशिएटर होगा। सिर्फ ये नहीं होगा, these are minor components, बाकी रेजिन, फिलर, कपलिंग एजेंट, वो मेजर चीजें दोनों पेस्ट में होंगे, लेकिन एक एक चीज एक्टिवेटर इनिशिएटर दोनों में अलग अलग होगा। और जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फ्री रेडिकल रिलीज करेंगे और ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती जो आके रिएक्शन को स्टार्ट कराए। और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिलिंग आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाती है और सेट होना शुरू हो जाती है। यू कैन से दैट। इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए जो स्टार्ट कराए रिएक्शन, इसलिए इसको सेल्फ क्योर कहते हैं। इट इज केमिकली क्योर्ड, इसके अंदर ही इसका एक्टिवेटर है, अंदर ही इसका इनिशिएटर है। अब केमिकली क्योर्ड भी आगे से 3 टाइप्स में आते हैं। इट कैन बी पाउडर लिक्विड सिस्टम, इट कैन बी पेस्ट लिक्विड मटेरियल, इट कैन बी एनकैप्सुलेटेड मटेरियल।
पाउडर लिक्विड में, पाउडर में फिलर पार्टिकल्स होंगे, इनिशिएटर होगा, लिक्विड में मोनोमर होगा और एक्टिवेटर होगा और कोमोनोमर्स होंगे। पेस्ट लिक्विड में, पेस्ट में मोनोमर होगा, कोमोनोमर होगा, फिलर होगा, पेरोक्साइड होगा दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, एंड लिक्विड में मोनोमर और केमिकली एक्टिवेटर होगा। एनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स, आप लोगों ने अमेलगम पढ़ा है, अमेलगम में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनकैप्सुलेटेड अमेलगम भी होता है, वो होता है जिसमें अमेलगम कैप्सूल्स आते हैं, उसमें कैप्सूल के अंदर सिल्वर मर्करी टिन अलॉय को पोर किया हुआ होता है दैट इज इन पाउडर फॉर्म, और एक छोटा सा कैप्सूल होता है, छोटा सा अंदर से एक पाउच होता है जिसके अंदर मर्करी होता है, और जब हम इसको अमेलगमेटर में रखते हैं उस कैप्सूल को, तो वो आपका पाउच बर्स्ट कर जाता है और वो लिक्विड मर्करी रिएक्ट्स विद सिल्वर मर्करी टिन अलॉय पाउडर एंड फॉर्म्स अमेलगम, जिसकी हम फिलिंग करते हैं। इसी तरह से कंपोजिट के भी इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स आते हैं, इसमें फिलर विद द पेरोक्साइड इज इनिशियली सेपरेटेड विद इन अ कैप्सूल from the monomer and co-monomers that contain chemical activators। और जब हम इसका रिएक्शन करते हैं, इसको किसी कंपोजिट एक्टिवेशन मशीन के अंदर प्लेस करेंगे इस कैप्सूल को, तो क्या होगा, एक्टिवेटर एक में है प्रेजेंट, एक में इनिशिएटर प्रेजेंट है, दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके फ्री रेडिकल रिलीज करेंगे। वो जो फ्री रेडिकल होगा वो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा रेजिन मैट्रिक्स में जो मोनोमर्स हैं उनकी, और इस तरह से आपका ये मटेरियल हार्ड होना शुरू हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो मैम। सेकेंड ईयर हम सेकेंड बेस पढ़ रहे हैं, जिस बेस पे कंपोजिट को क्लासीफाई किया हुआ है दैट इज based on mode of activation। इसमें chemically cured, it can be light cured और it can be dual cured। chemically cured में हम लोगों ने पढ़ लिया है, टू फेज सिस्टम होता है, एक में एक्टिवेटर होता है, एक में इनिशिएटर होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, दैट फ्री रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। एनी क्वेश्चन इन केमिकली क्योर्ड और सेल्फ क्योर्ड रेजिन्स? Second year? Hello? Okay, no question. So next is light cured composites. Light cured composite is a one phase system। इसमें एक्टिवेटर इनिशिएटर अलग अलग नहीं होते, क्योंकि इसमें हमें एक अलग से एक बाहर से एजेंट चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन। जो बाहर से एजेंट चाहिए होता है दैट इज लाइट। तो इसमें एक्टिवेटर इनिशिएटर एक साथ ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होंगे कुछ, जिसकी वजह से वो आपस में खुद ही रिएक्ट नहीं कर लेंगे जब तक वो लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सो दे आर कॉल्ड लाइट क्योर्ड कंपोजिट्स। These they need light to start the polymerization reaction, they need light to cure the composite, they need light to set or harden the composite। ये किस तरह से आते हैं, ये सिरिंज में आते हैं नॉर्मली, और इसमें सिंगल पेस्ट होती है। सो इसमें क्या होगा, इसमें एक फोटो इनिशिएटर प्रेजेंट होगा और टर्शरी माइन एक्टिवेटर होगा। जब this material is exposed to light, the light of a particular wavelength, that is light from 400 to 500 nanometer, can be absorbed by this photoinitiator, and it initiates, it reacts with tertiary mine activator, releases a free radical and starts polymerization reaction। तो आप लोग देखो केमिकली क्योर्ड और लाइट क्योर्ड में दोनों में मैकेनिज्म वही है, फ़र्क सिर्फ ये कि केमिकली क्योर्ड सेल्फ क्योर्ड में टू पेज सिस्टम है, उनको जब हम मिक्स करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसमें वन पेज सिस्टम है लाइट क्योर्ड में,
इसमें जब लाइट आएगी तो वो लाइट इनिशिएट करेगी। तो जब हम इसको मटेरियल को एक्सपोज करते हैं लाइट से, एंड दैट लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज 400 to 500 नैनोमीटर, वो एब्जॉर्ब होती है फोटो इनिशिएटर में। फोटो इनिशिएटर इज कैम्फर क्विनोन। लाइट क्योर्ड कंपोजिट्स में फोटो इनिशिएटर होता है, दैट इज कैम्फर क्विनोन। कैम्फर क्विनोन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कि 400 to 500 नैनोमीटर में होती है। जब हम एक्सपोज करते हैं इस लाइट से, इस वेवलेंथ की लाइट से, तो कैम्फर क्विनोन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा अमाइन के साथ, टर्शियरी अमाइन के साथ, और रिएक्ट करके फ्री रेडिकल रिलीज करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा, एंड सो द मटेरियल स्टार्ट्स टू क्योर। When it is exposed to light of correct wavelength, that is 400 to 500 nanometer, the photoinitiator is activated and reacts on the free radicals. So अब lights दो तरह की use होती हैं. It can be UV light activated, it can be visible light activated. UV light activated was the first light activated system to activate the free radicals. Limitations to this were that it penetrated to a limited amount to the resin. इसका मतलब ये है कि जब हम UV लाइट से मटेरियल को क्योर करने लगेंगे, क्योर करने का मतलब है इसको सेट करने लगेंगे, हार्ड करने लगेंगे, उसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने लगेंगे, तो क्या होगा कि UV लाइट बहुत थिन सेक्शंस को क्योर करती है. इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग थ्रू थिकर रेस्टोरेशंस. तो हम कंपोजिट को इंक्रीमेंट्स में लेंगे, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में लगाएंगे. पहले एक छोटा सा इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल आपकी कैविटी 4 मिलीमीटर डीप है, तो 4 मिलीमीटर का एक साथ अगर हमने अंदर मटेरियल डाल दिया और उसके ऊपर से हमने लाइट अप्लाई की उसको सेट करने के लिए मटेरियल को, तो वो लाइट ऊपर के 2 मिलीमीटर तक तो रहेगी, लेकिन वो नीचे के 2 मिलीमीटर को क्योर नहीं करेगी. उससे क्या होगा, ऊपर का जो 2 मिलीमीटर होगा वो हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाएगी. नीचे का जो होगा वो अनक्योर्ड रह जाएगा, और अनक्योर्ड रह जाएगा इसका मतलब है वो हार्ड नहीं होगा, उसने बॉन्ड नहीं किया होगा टूथ के साथ, तो वहाँ से आपकी फिलिंग डिसलॉज हो जाएगी. सो इसका डिसएडवांटेज ये है यूवी लाइट का कि यूवी लाइट थिनर सेक्शंस को क्योर करती है, थिकर सेक्शंस को नहीं क्योर करती. इसके लिए हमने थोड़ी टेक्निक चेंज ये कर ली कि हम पहले एक इंक्रीमेंट लगाते हैं कंपोजिट का, फिर उसको क्योर करते हैं, जब वो हार्ड हो जाता है फिर हम दूसरा इंक्रीमेंट लगाते हैं 2 मिलीमीटर का. 2 मिलीमीटर तक ये क्योर कर सकता है, फिर 2 मिलीमीटर का लगाते हैं, फिर उसको हार्ड करते हैं. तो इस तरह से नीचे वाला भी हार्ड हुआ होता है 2 मिलीमीटर, ऊपर वाला भी हार्ड हुआ होता है 2 मिलीमीटर, इन केसेस वेयर द कैविटी इज डीप. विजिबल लाइट एक्टिवेटेड का प्लस पॉइंट ये था दैट इट वाज कैपेबल ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द थिकर सेक्शंस. It replaced the UV light system. It is most widely used than the chemically activated system. So chemically activated was troublesome. इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चाहिए होती थी, इसका वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि पेस्ट को मिक्स करो पाउडर के साथ या दो पेस्ट को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करो, फिर वो क्योर हो, फिर आप सेट करो, और आपको इतना टाइम नहीं मिलता था कि आप कैविटी के साथ अच्छी तरह से उसको अडेप्ट कर सको. तो इसलिए केमिकली क्योर्ड सिस्टम को रिप्लेस कर लिया लाइट क्योर्ड ने. लाइट क्योर्ड में भी शुरू में यूवी लाइट यूज़ की जाती थी. यूवी लाइट से उसके थिकर सेक्शंस ऑफ कंपोजिट क्योर नहीं होते थे, वो कैपेबल नहीं थी कि वो पेनिट्रेट कर सके हेड ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया विजिबल लाइट ने. सो अब हमारे पास जो अच्छा एक सिस्टम आ गया वो सिंगल पेस्ट वाला आ गया, लाइट क्योर्ड आ गया, और लाइट क्योर्ड कौन सी, विजिबल लाइट.
This is the difference between self activated and light activated. ये ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी बात कर ली है. सेल्फ एक्टिवेटेड कौन सा है, जिसको जो खुद से एक्टिवेशन स्टार्ट कर सके, जिसके अंदर ही ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है जो एक्टिवेशन स्टार्ट कर सकें, जिसको बाहर से लाइट की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ केमिकली एक्टिवेटेड. सेल्फ एक्टिवेटेड कंपोजिट. सेल्फ एक्टिवेटेड कौन से हैं? द कंपोजिट जो टू पेस्ट में आते हैं. एक में इनिशिएटर होता है, एक में एक्टिवेटर होता है. दोनों रिएक्ट करके फ्री रेडिकल बनाते हैं और जो रिएक्ट स्टार्ट करता है एक्शन. इसमें इट वाज एक्टिवेटेड बाय पेरोक्साइड अमाइन सिस्टम, दैट इज एक्टिवेटेड इनिशिएटर सिस्टम. बल्क प्लेसमेंट, इट क्यूर्स थ्रू आउट इट्स बल्क. केमिकली एक्टिवेटेड का भी एडवांटेज ये था कि वो पूरे बल्क को क्योर कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर ही एक्टिवेटर और इनिशिएटर है. बट डिसएडवांटेज ये था कि इसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा थी. अब पोरोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जल्दी डिस्कलर हो जाएगा. पोरोसिटी ज़्यादा है तो मतलब डिस्कलर भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. इसका वर्किंग टाइम कम होता है क्योंकि पेस्ट को जब तक हम मिक्स करते ही उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, पॉलीमराइजेशन, वो हार्ड होना शुरू हो जाता है. तो मीनवाइल जब तक हम उसको कैविटी के अंदर प्लेस करते हैं तो वो हार्ड हो गया होता है या बहुत सारा हार्ड हो गया होता है, थोड़ा सा रह गया होता है, हमारे पास वर्किंग टाइम बहुत कम होता है. इसकी शेल्फ लाइफ भी कम है. इट रिक्वायर्स मोर वेटिंग पीरियड इमीजिएटली. लाइट एक्टिवेटेड में ये है कि इट रिक्वायर्स लाइट ऑफ करेक्ट वेवलेंथ. अगर 400 to 500 नैनोमीटर की लाइट नहीं है तो कैम्फर क्विनोन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा टर्शरी अमाइन के साथ और फ्री रेडिकल नहीं बनाएगा. फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो आपकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं होगी तो आपका मटेरियल सेट नहीं होगा. लाइट एक्टिवेटेड में ऑब्वियसली लाइट एक्टिवेटेड में थोड़ा सा कंसर्न स्टिल, हम विजिबल लाइट भी यूज़ कर रहे थे लेकिन फिर भी एक कंसर्न ये था कि उसको लेयर बाय लेयर प्लेस किया जाए क्योंकि लाइट जहाँ पे जाएगी उसको क्योर करेगी, जहाँ पे नहीं जाएगी उसको क्योर नहीं करेगी. तो मुंह के अंदर एक लाइट को लेके जाना है तो वो लाइट के लैंप को हमने थोड़ा सा उसका डायमीटर भी कम रखना है ताकि वो अच्छी तरह से कैविटी तक या एंड तक चली जाए. तो इसलिए वो लाइट जहाँ जहाँ पे नहीं जाएगी, अगर कैविटी बड़ी है जहाँ पे लाइट नहीं लगेगी वहाँ पे वो क्योर नहीं करेगा. डेप्थ में तो कर देगा टू सम एक्सटेंट लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे क्योर नहीं करेगा. इसलिए इसको भी लेयर बाय लेयर प्लेसमेंट करनी पड़ती है. इट हैज़ गॉट लेस पोरोसिटी का मतलब है कि इट डज नॉट डिस्कलर फास्टली. इसमें हमें कोई मिक्सिंग नहीं करनी पड़ती जो कि केमिकली एक्टिवेटेड में दो पेस्ट को मिक्स करना पड़ता है. इसमें हमारे पास वर्किंग टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि हम मटेरियल को, अनपॉलीमराइज्ड मटेरियल को पहले कैविटी के अंदर आराम से अच्छी तरह से प्लेस कर देते हैं, उसको सेट कर देते हैं, अडेप्ट कर देते हैं जिस तरह की हमने फिलिंग चाहिए पूरा अडेप्ट करके. फिर हम उस पर लाइट लगाते हैं जिसकी वजह से वो फिलिंग सेट होना शुरू होती है. तो हमारे पास वर्किंग टाइम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आ जाता है. इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिस्कलरेशन, जैसे आपको पहले बताया कि इसकी पोरोसिटी कम है, सो इट विल बी रेजिस्टेंट टू डिस्कलरेशन. इसके वेस्ट होने के चांसेस कम है क्योंकि ऑब्वियसली हम मटेरियल को निकाल के सिरिंज से डायरेक्ट हम लगा रहे हैं कैविटी के अंदर, तो मटेरियल वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है. सेल्फ एक्टिवेटेड में, केमिकली एक्टिवेटेड में उसके वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि पहले हम किसी पैड पे, किसी शीट पे, किसी स्लैब पे उसको मिक्स करते थे तो मिक्स करते हुए कुछ मटेरियल उसके साथ लगा रह गया, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ लग गया तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा थी. light activated composites have got longer shelf life. It can be finished after curing. इसको हम पूरा क्योर जब कर लेते हैं उसके बाद हम बहुत आराम से इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं. जबकि केमिकली एक्टिवेटेड में हमने थोड़ा वेट करना होता है जब तक वो सेट ना हो जाए तब तक हम करें. लाइट में हमें पता लग जाता है जब तक हमने लाइट अप्लाई की, एक टाइम बताया गया, उस लाइट के टाइम पे वो क्योर हो जाता है, फिर हम उसको पॉलिश कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, whatever. Any questions so far? हुमा, ऑर्डिनरी लाइट नहीं यूज होती. आप लोग ने अक्सर देखा होगा, आगे मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंट टाइप्स की. these are different types
of lamps which are used for this light. विजिबल लाइट का मतलब ये है कि विजिबल लाइट हमें नज़र आ रही होती है, ब्लू कलर की लाइट होती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ 400 to 500 नैनोमीटर के दरमियान में नहीं चाहिए. अगर ऑर्डिनरी लाइट समहाउ वो इस तरह से आ रही है कि उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है 400 to 500 नैनोमीटर, तो कैम्फर क्विनोन उसको एब्जॉर्ब करके रिएक्शन स्टार्ट कर देगा. तो हम एक लैम्प्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, मैं आगे उनका बताती हूँ. और विजिबल लाइट का मतलब है कि ऐसी लाइट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें नज़र आएगी. इट्स नॉट यूवी लाइट, नज़र आएगी बट इट इज़ ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ. इट्स नॉट ऑर्डिनरी लाइट. ऑर्डिनरी लाइट में बहुत लंबी रेंज होती है वेवलेंथ की, जिसमें जो है ना वो एब्जॉर्ब हो के अब बहुत देर के बाद फॉर से आप निकाल के अगर कंपोजिट को बाहर रख दो तो वो ऑर्डिनरी लाइट एब्जॉर्ब कर करके तो काफ़ी देर के बाद जो है ना वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लाइट में भी अगर इस वेवलेंथ की लाइट को वो कैच कर लेगा. अदरवाइज blue light is used of particular wavelength. Next is dual core composite. Dual core में क्या हो गया? It has two light curable paste, benzoyl peroxide and aromatic tertiary amine, and light curing promoted by amine camphor quinone combination, and chemical curing promoted by amine benzyl peroxide interaction. तो इसमें क्या होंगे? दो लाइट क्यूरेबल पेस्ट होंगे. दोनों लाइट क्यूरेबल पेस्ट को जब हम मिक्स कर देंगे दैट इज ड्यूल क्योर कंपोजिट. It is intended for any situation that does not allow sufficient light penetration to produce adequate monomer conversion. Adequate monomer conversion का मतलब वही है कि वो मोनोमर्स आपस में सारे मिल के तो पॉलीमर बना दें. फॉर एग्जाम्पल सीमेंटेशन और बल्कि सिरेमिक इनलेस. इनलेस को सीमेंट करने के लिए, दांत के साथ ज्वाइन करने के लिए, दांत के साथ बॉन्ड करने के लिए कंपोजिट यूज़ होते हैं. तो ऐसी जगहों पे हम डुअल क्योर कंपोजिट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम वेट करें कि मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता सेट हो, या फिर और कंसिस्ट ऑफ टू लाइट क्योरेबल पेस्ट. Now these are different types of lights that are used to cure composite. Basically 4 light curing options हैं हमारे पास. तो particularly the critical wavelength used by the vast majority of units and material is 470 nanometer, which corresponds to the blue region of the visible spectrum. तो हमें जो visible एक spectrum है लाइट का जिसमें वो सारे लाइट कलर्स हैं, उसमें इस वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो हम यूज करेंगे. अब उन्होंने पर्टिकुलर एक नंबर बता दिया कि इस नंबर की जो वेवलेंथ की लाइट होगी उसको कैम्फर क्विनोन एब्जॉर्ब करेगा ऐसे यूनिट्स में. ये वेवलेंथ, इस वेवलेंथ की लाइट ब्लू कलर की होती है. डिफरेंट टाइप्स की क्यूरिंग लैम्प्स में क्वार्ट्ज, टंगस्टन, हैलोजन लैम्प है, एलईडी लैम्प्स हैं, प्लाज्मा आर्क क्यूरिंग लैम्प्स हैं और आर्गन लेज़र लैम्प्स हैं. अब क्वार्ट्ज, tungsten, halogen lamps are used conventionally emitting light in the UV and white light region. They require a filter to filter the unnecessary light wavelength. It warms during curing, so a fan is placed during for cooling. The intensity of bulb decreases over period time, so a calibration meter is placed. इस पूरे का मतलब ये है कि ऑब्वियसली लाइट अप्लाई करते हैं तो लाइट का एक वार्म इफेक्ट होता है. तो इसके वार्म इफेक्ट की वजह से जो क्वार्ट्ज, टंगस्टन, हैलोजन लैम्प हम यूज़ करते हैं लाइट अप्लाई करने के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग वार्म हो जाती है. तो वो फिलिंग वार्म होना भी ठीक नहीं होता, इसलिए साथ में एक फ़ैन प्लेस करते हैं ताकि साथ साथ वो कंपेंसेट कर दे उस वार्मथ को. प्लस
विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बल्ब की इंटेंसिटी कम होती जाती है, सो हमें कैलिब्रेशन मीटर भी उसके साथ लगा हुआ होता है ताकि हमें पता चले कि इनकी इंटेंसिटी कम होगी एंड वी कैन रिप्लेस इट. एलईडी लाइट emitting diode are used in the blue region of the spectrum and hence they does not require a filter. QTH में हमें फिल्टर चाहिए था ताकि वो अननेसेसरी वेवलेंथ को निकाल दे. एलईडी लैम्प से इसी वेवलेंथ की लाइट स्पेसिफिकली निकलती है, हमें फिल्टर नहीं चाहिए होता है. और एलईडी लैम्प्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. बाकी ये डिफरेंट लैम्प्स की टाइप्स हैं, जिसमें एक प्लाज्मा आर्क क्यूरिंग लैम्प है. It uses neon gas that is oxidized to produce plasma. The intense white light is filtered to remove heat and give off light in the blue region of the spectrum. तो basically जो बाकी लैम्प्स है उसमें ये है कि वाइट लाइट निकलती है और उस वाइट लाइट से हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती है वो वाली लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 में हो, 440 एंड 480 नैनोमीटर हो. इस वेवलेंथ में ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है. और हम पहले बात कर चुके हैं कि इस वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है, ब्लू लाइट. तो वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है. जहाँ पे जो वाले लैंप्स हमें वाइट लाइट देंगे उसमें से हमें लाइट खुद एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें एक फिल्टर भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. अभी तक सिर्फ एलईडी लैंप की बात हुई है जो कि एग्जैक्ट इस वेवलेंथ की लाइट दैट इज़ ब्लू लाइट वो एमिट करता है, तो हमें कोई फिल्टर नहीं लगाना पड़ता. अदरवाइज QTH में PAC लैंप्स में हमें फिल्टर लगाना पड़ता है. नेक्स्ट इज आर्गन लेजर. इसमें भी हमें फिल्टर नहीं लगाना पड़ता बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ emitting अ सिंगल वेवलेंथ लाइट. Any question so far? सेकेंड ईयर ही उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के लैंप्स हैं, उनकी डिटेल्स लिखी हुई है जो कि ऑलरेडी भी आपसे मैंने बात की है. एनी क्वेश्चन सो फार? जी सैयद उमैद बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसके आगे आगे और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी है, तो दैट इज़ व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू ऑल टू प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द कॉम्पोजिशन जो कि आप पढ़ के नहीं आए थे. और इट विल बी गुड कि अभी भी आप लोग पढ़ लो. अभी 2 लेक्चर हुए हैं, अभी 2 कंपोजिट्स के लेक्चर ऑन होने. एंड टेलिंग यू द ट्रूथ, आप लोगों के जितना आप लोगों को मुश्किल ये लग रहा है पढ़ना या जितना मुश्किल आपको देखने में ये लग रहा है, ये इससे ज़्यादा मुश्किल पेपर में आता है. बिकॉज कंपोजिट्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डेंटल मटेरियल्स. आप लोगों का वैक्सेस एंड जिप्सम का रिजल्ट तो खैर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. कंपोजिट्स पढ़ लो ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए. प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कंपोजिशन. आज हमने कंपोजिशंस पढ़ी हैं. रिजल्ट अच्छा नहीं है. सेकेंड ईयर कंपोजिशंस हमने रिवाइज की थी स्टार्ट में, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी. 5 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, फिलर साइज पे, फिलर कंटेंट पे, उसकी विस्कोसिटी पे और उसके मोड ऑफ एक्टिवेशन पे. फिलर साइज पे मैक्रोफिल, माइक्रोफिल, स्मॉल पार्टिकल्स, हाइब्रिड, नैनोफिल्ड, नैनो हाइब्रिड. फिर उसके बाद केमिकली एक्टिवेटेड में केमिकली क्योर्ड और सेल्फ क्योर्ड, लाइट क्योर्ड, ड्यूअल क्योर्ड. नेक्स्ट इज वेरी इजी. नेक्स्ट इज आप लोगों की विस्कोसिटी की बेस पे क्लासिफाई करेंगे. विस्कोसिटी की बेस पे करेंगे, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फिलर कंटेंट का साइज अगर कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी. विस्कोसिटी कम होगी तो उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी. फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो फ्लोएबल, तो उसको हम कहेंगे फ्लोएबल कंपोजिट. जिसमें कंटेंट ऑफ फिलर इज लेस, दैट इज फ्लोएबल कंपोजिट. फ्लोएबल कंपोजिट को हम यूज़ करते हैं ऐसी रेस्टोरेशंस में जहाँ पे हमें चाहिए ऐसा फिलिंग मटेरियल जो फ्लो कर जाए, उसके सारे ग्रूव्स डिचेस में पहुँच जाए. पिट एंड फिशर्स में फ्लोएबल कंपोजिट यूज़ होता है. इसी तरह क्लास 2 कैविटीज़ में जहाँ पे एक हमें
लेस विस्कस मटेरियल चाहिए, फ्लूइड मटेरियल चाहिए जो अच्छी तरह से फ्लो कर जाए, उसको कवर कर जाए कैविटी को, तो वहाँ पे फ्लोएबल यूज होता है। जैसे जैसे हम फिलर कंटेंट का इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम, उस तो उसकी विस्कोसिटी कंपोजिट की ज़्यादा होती जाएगी। तो फिलर कंटेंट बहुत ज़्यादा अगर होगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहेंगे पैकेबल। पैकेबल बहुत थिक सा मटेरियल होता है और दैट इज़ यूज्ड जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है कि बहुत फ्लो करे मटेरियल, जहाँ पे हमें फिक्स सी कैविटी है जिसके अंदर हमने प्लेस कर देना है और बहुत ज़्यादा ग्रूव डिचेस नहीं है जिसमें हमें उसे फ्लो कराना है, तो वहाँ पे पैकेबल यूज होता है। दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बस एक this was the classification based on second year sleeping. This was the classification based on viscosity, flowable and packable.